नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लियर डाउट बाय ईसीसी में। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं संस्कृत व्याकरण का सिलेबस। और संस्कृत व्याकरण में हम लोग आज शुरू कर देते हैं आज से। अब हम लोग अनुवाद इसी में सीखेंगे आज, और बारी बारी से सारे टॉपिक को हम लोग खत्म करेंगे। कहने का मतलब हुआ आज से क्लास 10वीं का जो संस्कृत है उसका व्याकरण से शुभारंभ हो चुका है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि संस्कृत व्याकरण में क्या सब पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि संस्कृत व्याकरण में क्या सब हमको पढ़ना है, अर्थात संस्कृत व्याकरण का सिलेबस क्या सब है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें हमको पढ़ना क्या है। हमको पढ़ना है संधि प्रकरण। ठीक है, संधि प्रकरण पढ़ना है, समास प्रकरण पढ़ना है, समास प्रकरण पढ़ना है, फिर हमको उपसर्ग प्रकरण पढ़ना है। ठीक है, प्रत्यय प्रकरण पढ़ना है, प्रत्यय प्रकरण पढ़ना है। प्रत्यय प्रकरण के बाद पढ़ना है हमको अव्यय प्रकरण। ठीक है, अव्यय प्रकरण पढ़ना है। फिर इसी में हमको पढ़ना है कारक प्रकरण। कारक प्रकरण के बाद हमको पढ़ना है शब्द रूप। ठीक है, फिर कुछ धातु रूप हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, धातु रूप के बाद हम लोग देखेंगे पत्र लेखन। ठीक है, पत्र लेखन के बाद हम लोग देखेंगे अनुच्छेद लेखन। ठीक है, फिर हम लोग अनुवाद प्रकरण पढ़ेंगे। ठीक है, फिर अनुवाद प्रकरण में ही हमको लकार की आवश्यकता पड़ेगी, तो फिर हम लोग लकार का भी अध्ययन करेंगे। ठीक है, लकार प्रकरण का अध्ययन करेंगे। लकार प्रकरण का अध्ययन करने के बाद हमको ठीक है कुछ मूल शब्द देख लेंगे, मूल शब्द रूप। ठीक है, यानी मूल शब्द रूप जो है अगर मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो वह धातु रूप का ही भाग है। ठीक है, मूल शब्द रूप जो है धातु रूप का ही भाग है। अब इसी धातु रूप में हमको जो है क्या देखना पड़ेगा, इसी में यानी मूल शब्द रूप जो है धातु शब्द रूप का ही कुछ भाग है, लेकिन अलग से मूल शब्द पूछ देता है कि इसका मूल शब्द क्या है। ठीक है, तो अब हमको उसी में देखना है, तो इसलिए हमको मूल रूप से अगर हम लोग देखें तो हमको 13 टॉपिक जो है संस्कृत व्याकरण में हमको पढ़ने हैं मूल रूप से, यानी इसी से क्वेश्चन जो है आते हैं। ठीक है, तो हम जब अभी शुभारंभ करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अनुवाद प्रकरण से इस प्रक्रिया को शुरू करेंगे। आज हम लोग अनुवाद प्रकरण सीखेंगे। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं, यानी टॉपिक जो है संस्कृत व्याकरण का अब शुरू कर रहे हैं। हम लोग कहाँ से शुरू कर रहे हैं? अनुवाद प्रकरण से। किससे? अनुवाद प्रकरण। ठीक है, आप देखे होंगे सही में प्रकरण लगा रहे हैं। प्रकरण करने का मतलब होता है प्रक्रिया, करने का मतलब अनुवाद करने की क्या क्या प्रक्रिया है, इसको हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं अनुवाद होता क्या है, अर्थात अनुवाद किसे कहते हैं। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि अनुवाद भाई होता क्या है। ठीक है, अनुवाद होता है एक भाषा से दूसरी भाषा में वाक्यों को बदलना। ठीक है, आप बचपन में ट्रांसलेशन सीखे होंगे, वो जो आप ट्रांसलेशन सीखे वही ट्रांसलेशन का हिंदी जो है क्या होता है? अनुवाद। यानी वहां आप हिंदी भाषा से इंग्लिश भाषा में जो है वाक्यों को बदल रहे थे और कह रहे थे कि हम ट्रांसलेशन यानी बना रहे हैं। तो वही ट्रांसलेशन यहाँ क्या करेंगे हम लोग, हिंदी भाषा से संस्कृत भाषा में बदलेंगे। कहने का मतलब हुआ भाषा क्या होता है। भाषा करने का मतलब भाषा किसको बोलते हैं? अगर आपसे पूछे कि भाषा क्या है, तो भाषा होता है माध्यम, यानी हम अपने मन की बातों को व्यक्त करने के लिए जिस माध्यम को चुनते हैं वह माध्यम हमारा भाषा कहलाता है। ठीक है, यानी मेरे अंदर जो बात है उस बात को बताने के लिए जिस माध्यम की हमको आवश्यकता होती है उसको हम लोग बोलते हैं कि वह भाषा है। जैसे अभी हम आपको किस भाषा में समझा रहे हैं, तो आप बोलिएगा हिंदी भाषा में समझा रहे हैं, यानी अपने अंदर की बातों को किस भाषा में बता रहे हैं? हिंदी में। तो हिंदी भी एक तरह की क्या है? भाषा है। इंग्लिश भी क्या है? एक तरह की भाषा। उसी तरह से संस्कृत भी एक तरह से भाषा है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि अनुवाद क्या है। तो अनुवाद मतलब समझ गए ना, एक भाषा से दूसरे भाषा में वाक्यों को बदलना। ठीक है, यानी एक भाषा से दूसरे भाषा में
दूसरे भाषा में वाक्यों को रूपांतरित, एक भाषा से दूसरी भाषा में वाक्यों को रूपांतरित करना अनुवाद करना कहलाता है। अनुवाद करना कहलाता, ठीक है। अगर हम लोग देख लें, ठीक है, जैसे देखिए, राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि कौन सी भाषा है, आप बताएंगे हिंदी भाषा है। कौन भाषा है? हिंदी भाषा है, ठीक है। अब इसी का अगर यहाँ लिख दे कि रामः पुस्तकम पठति, अब आपसे पूछे कि ये बताइए कौन भाषा है, तो ये कहेगा कि संस्कृत भाषा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग एक बात का गौर कर रहे होंगे तो देख रहे होंगे कि यही बात यहाँ भी लिखा हुआ है, लेकिन केवल अंतर किसमें है? तो अंतर और केवल भाषा में। किसमें है? भाषा में। अर्थात एक भाषा से दूसरे भाषा में वाक्यों को रूपांतरित किया गया, बदला गया, ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ भाषा में अनुवाद, मतलब समझ गए ना, एक भाषा से दूसरी भाषा में वाक्य को बदलना ही अनुवाद करना कहलाता है। जैसा कि यहाँ बोर्ड पर हम लोग बताएं कि राम पुस्तक पढ़ता है हिंदी भाषा है, और यहाँ राम पुस्तकम पठति संस्कृत भाषा है, ठीक है। हमको अनुवाद का मतलब समझ में आ गया। अनुवाद मतलब एक भाषा से दूसरे भाषा में वाक्य को बदलना, ठीक है। कोई भी वाक्य जो बना होता है, ठीक है, कोई भी वाक्य, जो हिंदी का वाक्य अगर आप मुख्य रूप से देखेंगे तो वाक्य में आपको मुख्य रूप से मिलेंगे कर्ता, ठीक है। अगर कर्ता ना भी मिलते, कर्ता की जगह पर जो प्रयुक्त होगा, ठीक है, जिसको आप लोग सर्वनाम के नाम से जानते हैं, जिससे राम की जगह पर वह आ जाए, ये सब क्या है? ये रहता है कर्ता की जगह पर। यानी मुख्य रूप से आपको क्या मिलेंगे? कर्ता मिलेंगे, कर्म मिलेंगे और क्रिया मिलेंगे। यानी किसी भी वाक्य में आपको क्या मिलेंगे? कर्ता मिलेंगे, कर्म मिलेंगे, क्रिया मिलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम क्या है? कर्ता, पुस्तक क्या है? कर्म, और पढ़ना क्या है? क्रिया, ठीक है। या ऐसा जरूरी नहीं कि ये तीनों का रहना अनिवार्य है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको क्या मिलेंगे? वाक्य में मिलेंगे कर्ता, और कर्ता के साथ मिलेंगे क्रिया। जैसे अगर वाक्य देख ले, तो जैसे देख लीजिए, राम खाता है, ठीक है, क्या है? राम खाता है। तो यहाँ देखिएगा राम क्या हो गया? कर्ता, और खाना क्या हो गया? क्रिया। या आपको अगर कहा जाए, या आप देखिएगा कि कर्ता होगा और आपको वाक्य में क्या मिलेंगे? कर्म मिलेंगे। जैसे राम लड़का है, ठीक है। अगर इस वाक्य में देखें तो यानी सिंपल सी बात है, यहाँ क्रिया का मतलब आपको मुख्य क्रिया से समझना है। मुख्य क्रिया से, जब किसी वाक्य में मुख्य क्रिया होगा तब कहेंगे कि क्रिया का पूर्ण है, ठीक है। यहाँ जो हम लोग अगर पहचानना सीखेंगे हम लोग, ठीक है, बारी बारी से हम कैसे जान गए कि यहाँ राम जो है, राम क्या है? अगर आपको इस वाक्य में पूछा है कि राम क्या है, तो राम कहिएगा कि इस वाक्य में राम क्या है? तो राम कहिएगा करता है, राम करता है। राम क्या है? करता है, ठीक है। पुस्तक क्या है? तो पुस्तक कर्म है। पढ़ना क्या है? तो पढ़ना जो है क्रिया है, ठीक है। अर्थात राम है कर्ता, पुस्तक कर्म, और पढ़ना क्रिया है, ठीक है। बात समझ रहे हैं ना? तो कर्ता कौन है, कर्म कौन है, और क्रिया कौन है, ठीक है। राम कौन है? राम क्या है? कर्ता, पुस्तक क्या है? कर्म, और पढ़ना क्या है? क्रिया। था बारी बारी से हम लोग कर्ता, कर्म और क्रिया के बारे में जानेंगे, पहचानना जानेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, कर्ता किसको बोलते हैं, कर्म किसको बोलते हैं, और क्रिया किसको बोलते हैं, ठीक है। और पहचानते कैसे हैं उसको, अब हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कर्ता। कर्ता किसको कहते हैं? तो किसी कार्य को संपादित करने वाला कर्ता कहलाता है, ठीक है। क्या लिख दी? कहने का मतलब हुआ, अभी अभी आप देख रहे थे कि लिखे थे राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। तो पुस्तक पढ़ने का काम कौन कर रहा है? पुस्तक पढ़ने का काम राम कर रहा है। इसका मतलब राम क्या हो गया? कर्ता। कहने का मतलब कर्ता कौन? किसी कार्य को संपादित करने वाला, यानी किसी कार्य को करने वाला क्या कहलाएगा? करने वाला कर्ता का, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे अभी अभी पीछे आप वाक्य देखे हैं, ठीक है, राम पुस्तक पढ़ता है,
ठीक है। इस वाक्य में अगर देखें, अगर आपसे पूछे कि राम क्या है, तो राम पुस्तक पढ़ने का काम कर रहा है, इसीलिए राम क्या है, राम है कर्ता। ठीक है, राम क्या है, कर्ता। अगर फिर हम लोग कहें कर्म किसको कहेंगे, अगर कर्म की बात की जाए, ठीक है, तो कर्म किसको कहेंगे। राम जो है पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक है, तो कर्ता की अत्यंत इच्छा, जो कर्ता होगा उसकी अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में होगा उसको हम लोग कहेंगे कि वह कर्म है। ठीक है, या आप यूं कह लीजिए कि क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसको हम लोग कर्म बोलते हैं, या आप यूं समझिए कि कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में हो उसको हम लोग कर्म कहेंगे। ठीक है, कर्म किसको बोलेंगे, तो कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में हो उसे कर्म कहते हैं। ठीक है, कर्म किसको कहेंगे, तो कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में हो उसको कर्म कहेंगे। अब यहाँ अगर आपसे पूछे कि राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम की इच्छा क्या पढ़ने को था, पुस्तक, इसका मतलब पुस्तक क्या हो गया, पुस्तक हो गया कर्म। ठीक है, यहाँ अगर आपसे पूछे कि बताइए इस वाक्य में पुस्तक क्या है, तो पुस्तक कर्म है। क्यों कर्म है, क्योंकि राम की इच्छा पुस्तक पढ़ने को, इसलिए वो पुस्तक पढ़ रहा है। तो पुस्तक पढ़ रहा है तो उसकी जो इच्छा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वह कर्म है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं क्रिया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि क्रिया किसको कहते हैं। ठीक है, तो क्रिया किसे कहेंगे, जिस शब्द से कुछ करने या होने का बोध हो उसको हम लोग कहेंगे कि वह क्रिया है। अर्थात यानी जिस शब्द से कुछ करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब जिस शब्द से कुछ करने या होने का बोध हो उसको हम लोग कहेंगे कि वह शब्द क्या है, क्रिया है। जैसे पढ़ना, खाना, खेलना, जाना, आना, टहलना, नहाना, ये सब क्या है, सब क्रिया है। ठीक है, क्या है, जैसे पढ़ना, खेलना, घूमना, टहलना, आना, जाना, ठीक है, खाना, पीना इत्यादि। अगर इस सब की बात की जाए तो ये सब क्या है, इस सब के सब क्रिया है। सामान्य रूप से अगर हम लोग क्रिया की बात करें तो क्रिया किसको कहेंगे, तो क्रिया का मतलब समझ गए ना, कि जिस शब्द से कुछ करने या होने का बोध उसको हम लोग कहेंगे क्रिया। अब क्रिया पहचानते कैसे हैं, ठीक है, तो सामान्य रूप से आप देखिएगा जो क्रिया होगा उस क्रिया के लास्ट में आपको ना देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे, ना। जैसे पढ़ना, खेलना, घूमना, टहलना, उठना। अब ये ना कह दीजिए कि अब नाना बताइए क्या है। ठीक है, तो अब नाना, फिर अब यहाँ नाना में भी ना है, तो अब कह दीजिए कि यह क्रिया है, लेकिन ये क्रिया नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं। अगर जिस शब्द को आप क्रिया बना रहे हैं उस शब्द से कुछ करने या होने का बोध होना चाहिए। नाना कहने से कुछ करने या होने का बोध नहीं हो रहा है, नाना कहने से नाना जी का बोध हो रहा है। नाना जी का बोध हो रहा है, इसका मतलब है वो, है ना, किसी विशेष व्यक्ति का बोध हो रहा है। तो जिससे विशेष व्यक्ति का बोध होता है उसको हम लोग बोलते हैं कि वह क्या है, वो फिर क्रिया नहीं है, वह फिर संज्ञा की श्रेणी में है ना, उसको हम लोग कहेंगे प्रोपर नाउन है। ठीक है, तो अब यहाँ ऐसा नहीं कर दिया कि नाना, इसमें भी ना लगा हुआ इसलिए क्रिया है, क्रिया नहीं है। ठीक है, अगर आप क्रिया अगर उसको बना रहे हैं तो क्रिया बनाइएगा तो उस शब्द से कुछ करने या होने का बोध होगा। ठीक है, जैसे अगर हम कहें पढ़ना, पढ़ना मतलब पढ़ने का काम हो रहा होगा। ठीक है, खेलना मतलब खेलने का काम हो रहा होगा, घूमना मतलब घूमने का काम हो रहा होगा। बात समझ रहे हैं। ठीक है, तो आप, हम समझ रहे हैं कि आप क्रिया समझ गए होंगे। ठीक है, अगर आपको कर्ता, कर्म और क्रिया पहचानना आ गया तो 50% अनुवाद आप सीख गए हैं। ठीक है, अगर इसमें अगर दिक्कत हो रहा है तब जाकर के फिर अनुवाद में दिक्कत होगा। तो हम इसको फिर से रिवीजन कर देते हैं। देख लीजिए कि कर्ता किसको कहेंगे, काम करने वाला कर्ता। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ने का काम कर रहा है, इसलिए राम को हम क्या बनाए, कर्ता बनाए। ठीक है, और कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में उसको हम लोग कहेंगे कर्म है। तो इसलिए राम की इच्छा क्या था, पुस्तक पढ़े, तो राम पुस्तक पढ़ा इसलिए पुस्तक क्या हो गया, कर्म हो गया।
ठीक है। अब इधर देखिए, इधर देखिए, इधर क्या है, पढ़ता है लिखा हुआ। ठीक है। जब भी वाक्य जो है वर्तमान काल का रहे, किसका रहे, वर्तमान काल का रहे, तो वर्तमान काल का वाक्य रहेगा तो उसमें ताते ती लगल रहेगा। तो जब भी आप ताते ती लगा हुआ है उस वाक्य में, तो उस ताते ती को हटाइए और उसमें ना जोड़ करके देखिए। ठीक है। अगर ना जोड़ने के बाद उससे कुछ करने या होने का बोध हो रहा हो, तो वही शब्द क्या है, क्रिया। अब यहाँ देखिए, राम पुस्तक पढ़ता है, अब यहाँ ता लगा हुआ है, अब इस ता को रिमूव करिए और ता के जगह पर ना लगाइए, तो क्या हो जाएगा, पढ़ना। क्या हो जाएगा, पढ़ना। तो अब यहाँ देखिए, पढ़ना क्या है, क्रिया है। ठीक है। तो इसमें पढ़ना क्या हो गया, क्या हो गया, ये क्रिया हो गया। ठीक है। तो इस वाक्य में आपको क्या क्या मिला, कर्ता मिला, कर्म मिला और क्रिया मिला। ठीक है। कर्ता, कर्म और क्रिया पहचानने आ गया होगा। ठीक है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब हम लोग अनुवाद करने की विधि सीख रहे हैं। ठीक है। तो यहां से आप लोग सतर्क हो जाइए। ठीक है। यहां से अब आपको केवल और केवल बोर्ड पर ध्यान देना है। ठीक है। तो कर्ता के रूप में, ठीक है, प्रयुक्त होने वाले कुछ सर्वनाम को हम लोग लिखते हैं, जो कर्ता के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है। हम लिखते हैं कर्ता के रूप में, कर्ता के रूप में प्रयुक्त होने वाले कुछ प्रमुख सर्वनाम। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कर्ता के रूप में प्रयुक्त होने वाले कुछ प्रमुख सर्वनाम को। ठीक है। आप लोग जानते होंगे, चलिए इससे पहले आपको हम एक बात बताते हैं। सिंपल सी बात है, आप जानते होंगे कि संस्कृत में जो है, और हम लोग देखें संस्कृत में वचन, ठीक है, वचन 3 होते हैं। कितना होता है, संस्कृत में वचन 3 है। ठीक है। कौन कौन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है। आप सोच रहे हम तो इसका नाम सुनवे नहीं किए, हम तो एक को नाम सुने कि 3 वचन मतलब कौन कौन, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन, लेकिन वो वचन नहीं है। ठीक है। आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि वचन कौन कौन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन मतलब जिसमें, जिससे एक का बोध होता है उसको हम लोग एक वचन में रखेंगे, जिससे दो का बोध होता है उसको द्विवचन में रखेंगे, और जिससे बहुत का बोध होता है उसको बहुवचन में रखेंगे। लेकिन हिंदी में आप देखिए तो वही एक वचन और डायरेक्ट बहुवचन, बात समझ गए, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, जो आप इंग्लिश में करते हैं। लेकिन यहाँ संस्कृत में आपको क्या देखने को मिलेंगे, वचन मिलेंगे कितना, 3। कौन कौन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है। अगर हम लोग संस्कृत में बात करें तो संस्कृत में, अगर हम लोग संस्कृत में कहें पुरुष, ठीक है, पुरुष भी 3 होते हैं। कितना होते हैं, संस्कृत में पुरुष भी 3 होते हैं। ठीक है। प्रथम पुरुष, ठीक है, मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष या उत्तम पुरुष, आपके अन्य या अन्य पुरुष। चलिए अन्य पुरुष ही लिखते हैं। ठीक है। अन्य पुरुष या उत्तम पुरुष। ठीक है। अन्य पुरुष या इसको हम लोग उत्तम पुरुष कहेंगे। क्या बोलेंगे, उत्तम पुरुष। ठीक है। यानी संस्कृत में पुरुष कै गो, तब पुरुष भी 3 गो। संस्कृत में वचन कै गो, तब वचन भी 3 गो। बात समझ गए ना, वचन कै गो, 3 गो। कौन कौन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संस्कृत में पुरुष कै गो, पुरुष भी 3 गो, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष या अन्य पुरुष।